नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख महल, जिसमें पिछले 2 पार्ट में आपने कुछ महलों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके आगे के जो महल है उनको आज अपन कक्षा में निरंतर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक सूचना मैं आपको देने जा रहा हूँ, अब सारी कक्षाएँ राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रूप से चलेगी और जितने भी कृष्णा एकेडमी की फैकल्टीज़ है वो सब आपसे लाइव रूबरू होगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि सारी कक्षाएं अब लगभग लाइव चलेगी, ठीक है। कोर्स भी चलेगा और उसके साथ में जो कुछ प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे के कक्षा को निरंतर करते हैं। देखिएगा, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख महल, और दोस्तों राजस्थान के प्रमुख महलों में कुछ महलों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रूठी रानी के महलों के बारे में। देखिएगा, रूठी रानी के महल। रूठी रानी के महल, दोस्तों जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि महलों का निर्माण अधिकतर राजा ने अपनी रानी के लिए करवाया है। लेकिन देखिएगा, इस महल के नाम से स्पष्ट हो रहा है एक ऐसी रानी जो अपने राजा से रूठ गई हो और उसके बदले में राजा ने या तो उनके लिए महलों का निर्माण करवाया हो या फिर वो रानी रूठ कर किसी महल में जाकर रहने लगी थी। तो जिस महल में वो रहने लगी थी उस महल को रूठी रानी के नाम से जाना गया था। आज दोस्तों हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि राजस्थान में ये जो रूठी रानी के महल है ये है कितने। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम के लेवल से ये बनता है कि राजस्थान में रूठी रानी के महलों की संख्या कितनी है। इधर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में रूठी रानी के महल कितने हैं। देखिएगा, राजस्थान में जो पहला रूठी रानी का महल है वो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में है। तारागढ़ दुर्ग है, और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में 2 तारागढ़ दुर्ग है। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है और दूसरा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। देखिएगा, तारागढ़ दुर्ग अजमेर की तलहटी में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर की तलहटी में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अर्थात राजस्थान का जो फेमस रूठी रानी का महल है वो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। इसके पश्चात देखिएगा, जो राजस्थान का दूसरा तारागढ़, या हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान का दूसरा रूठी रानी का जो महल है वो दोस्तों भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, धोड़। धोड़ नामक स्थान है। और बताओ ये धोड़ नामक स्थान कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित रूठी रानी का महल है उसके अवशेष अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भीलवाड़ा में धोड़ नामक स्थान पर है यहाँ पर उस रूठी रानी के महल को देखने के अवशेष नहीं मिलते हैं। यह एक शिलालेख लगा हुआ है और उस शिलालेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि कुछ समय पहले इस जगह पर एक रूठी रानी का महल हुआ करता था। तो दोस्तों अपने को इस प्रकार याद रखना है। देखिएगा, शिलालेख के अनुसार ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान का तीसरा रूठी रानी का महल है, देखिएगा तीसरा जो रूठी रानी का महल है वो है दोस्तों जसवंत बांध के किनारे। जसवंत बांध के किनारे। और दोस्तों ये जो जसवंत नामक बांध है वो उदयपुर में स्थित है। ये बताओ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में रूठी रानी के महल कितने हैं और इनको रूठी रानी के महल क्यों कहा जाता है। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। और राजस्थान में रूठी रानी के महल बताओ कितने हैं? 3 स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत गजब का क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये जो जसवंत बांध के किनारे उदयपुर में जो रूठी रानी का महल है इसको हवा महल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हवा महल भी कहा जाता है। वैसे राजस्थान का जो प्रमुख हवा महल है ये जयपुर में स्थित है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा पूछा जाए कि कौन सी रूठी रानी का महल है जो हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, तो जसवंत बांध के किनारे, और वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब देखिएगा, ये जो धौड़ नामक स्थान भीलवाड़ा में एक रूठी रानी का महल है और एक उदयपुर में है, इन दोनों का विशेष इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर की तलहटी में रूठी रानी का महल है, इसका दोस्तों विशेष इतिहास मिलता है। और मारवाड़ के इतिहास में इस रूठी रानी के महल के पीछे का एक रहस्य छुपा हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, तो दोस्तों जो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में जो रूठी रानी का महल है वो किस प्रकार बना था और किस प्रकार इस महल का नाम रूठी रानी का महल हुआ था, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में एक रियासत हुआ करती थी। देखिएगा, राजस्थान में हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता के समय जो 19 रियासतें हुआ करती थी, उनमें दोस्तों भाटी वंश की एक रियासत हुआ करती थी और उस रियासत का नाम बताओ क्या था? जैसलमेर था। दोस्तों जैसलमेर पर भाटी वंश का आधिपत्य था। और देखिएगा, इस समय जो जैसलमेर के राजा थे उनका नाम था राव लूणकरण भाटी। बताओ जैसलमेर के राजा का नाम क्या था? राव लूणकरण भाटी था। दोस्तों राव लूणकरण नाम का एक शासक बीकानेर के इतिहास में भी बना था, लेकिन वो लूणकरण अलग है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपने एक झील का नाम सुना होगा, लूणकरणसर झील बीकानेर, जो पश्चिमी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झीलों में से एक है, वो बीकानेर में है। और उसका निर्माण बीकानेर के राजा राव लूणकरण राठौड़ ने करवाया था, क्योंकि बीकानेर पर राठौड़ वंश का आधिपत्य था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जैसलमेर का राजा है और इसका नाम बताओ क्या है? राव लूणकरण भाटी है। अब देखिएगा, इस राव लूणकरण भाटी के एक पुत्री थी। देखिएगा, इस राव लूणकरण भाटी के एक पुत्री थी और इसकी पुत्री का नाम था उमादे। बताओ राव लूणकरण भाटी की पुत्री का नाम क्या था? उमादे। अब दोस्तों उमादे की जैसे ही विवाह की आयु होती है तो राव लूणकरण भाटी उमादे के लिए एक अच्छा सा वर पूरे राजस्थान में ढूंढने लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के मध्य चरण में पूरे राजस्थान में एक राजा के नाम का डंका बजता था। देखिएगा, और वो राजा था मारवाड़ का। बताओ कौन सी रियासत का? मारवाड़ का। राजस्थान में जो राठौड़ वंश की प्रथम रियासत हुआ करती थी, बताओ उसका नाम क्या था? मारवाड़ था। और कुछ समय बाद में इसी मारवाड़ रियासत को जोधपुर के नाम से जाना गया था। देखिएगा दोस्तों, मारवाड़ का जो राजा है उनका नाम था राव मालदेव। और हम सभी जानते हैं इनकी वीरता और बहादुरी के बारे में, जिनको मारवाड़ के इतिहास में 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और राव मालदेव पूरे राजस्थान पर राज कर पाया था और अपने जमाने का या अपने समय का ये प्रतापी शासक था। तो इसके पीछे उद्देश्य थे इसके दो सेनापति जैता और कुंपा, जो 99 युद्धों का विजेता कहलाते हैं। और एक ऐतिहासिक युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध, वो भी राव मालदेव ने लड़ा था। तो दोस्तों राव मालदेव राजा बनते ही अपनी प्रतापी शक्ति का परिचय देता है और लगभग अपने जो मारवाड़ रियासत के सीमावर्ती रियासतें थी उन सबको युद्धों में पराजित करके उन सब पर अधिकार कर लेता है। उसी समय राव लूणकरण भाटी की पुत्री उमादे की भी विवाह की आयु होती है और ये लूणकरण भाटी चाहता था कि मैं मेरी पुत्री उमादे का विवाह किसके साथ करवा दूं? मालदेव के साथ करवा दूं। और दोस्तों देखिएगा, इस राव मालदेव का और उमादे का विवाह हो गया। बताओ राव मालदेव का और उमादे का क्या हो गया? विवाह हो गया। देखिएगा, और इनका विवाह हुआ था 1536 ईस्वी में। बताओ उमादे का और राव मालदेव का विवाह कब हुआ था? 1536 ईस्वी में। यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया। देखिएगा, विवाह कब हुआ है? 1536 में। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि मालदेव और उमादे के बीच में सदैव 36 का आंकड़ा रहा था, क्योंकि उनका विवाह कब हुआ था? 1536 में हुआ था। अब देखिएगा, उमादे का विवाह हुआ और उमादे विवाह होने के पश्चात राव मालदेव को यहाँ आ गई। और दोस्तों मारवाड़ के राजाओं की जो निवास स्थली थी उसका नाम था मेहरानगढ़ दुर्ग। अर्थात उमादे बताओ कहाँ गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग आ गई है। लेकिन दोस्तों प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी राजकुमारियों के साथ में उनकी सेवा करने हेतु कुछ दासियों को भी भेजा करते थे, ताकि उनकी राजकुमारी को जीवन व्यापन करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं हो। इसलिए राव लूणकरण भाटी ने इस उमादे के साथ में एक दासी भी भेजी थी दोस्तों, और उस दासी का नाम था भारमली। बताओ उमादे के साथ में
जो जैसलमेर से दासी आई थी उसका नाम बताओ क्या था? भारमली था। दोस्तों भारमली नाम की एक दासी का जो उल्लेख है वो राव रणमल की दासी के रूप में भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, जिसकी हत्या भारमली ने रणमल की हत्या की थी राव महाराणा कुंभा और हम यूं कह सकते हैं कि राव चुंडा के कहने पर। तो दोस्तों वो भारमली अलग है, राव रणमल से संबंधित है, जबकि ये जो भारमली है वो उम्मादे के साथ में आई थी विवाह करके। देखिएगा अब दोस्तों भारमली बताओ कहां गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में रहने लगी उम्मादे के साथ में। लेकिन जो ये भारमली नाम की दासी थी, ऐसा कहा जाता है कि वो उम्मादे से भी ज्यादा स्मार्ट थी, उम्मादे से ज्यादा ब्यूटीफुल थी और राव मालदेव को अच्छी लगती थी भारमली। इसलिए राव मालदेव हमेशा भारमली के बारे में सोचता रहता था और इसको प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है। और जब इस बात का पता उम्मादे को चलता है कि मेरा पति राव मालदेव मेरे को कम लाइक करता है और भारमली को ज्यादा लाइक करता है, तो दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि उम्मादे इस चीज को लेकर भी मालदेव से नाराज हो गई थी। अब बताओ मालदेव की इसमें कुछ गलती है क्या? कोई गलती नहीं है। भारमली थी इतनी ब्यूटीफुल कि राव मालदेव जो है वो अपना दिल किसको दे बैठा? भारमली को दे बैठा। अब देखिएगा एक कारण तो ये था और दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि एक बार जो उम्मादे थी वो अपने पीहर गई हुई थी जैसलमेर, और जब इस बात का पता राव मालदेव की इस भारमली के प्रति जो प्रेम था, इस बात का पता किसको चला? लूणकरण भाटी को। तो लूणकरण भाटी इसको सह नहीं सका और लूणकरण भाटी राव मालदेव को मारने की योजना बनाता है। उस समय जो उम्मादे थी वो जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग में वहीं गई हुई थी और राव लूणकरण भाटी अपने कुछ सरदारों के साथ में रात्रि के समय ये योजना बना रहा था। लेकिन इस योजना का पता उम्मादे को चल जाता है और दोस्तों उम्मादे ने एक ब्राह्मण के माध्यम से ये सूचना राव मालदेव को यह पहुंचा दी कि मेरा पिता लूणकरण भाटी आपकी हत्या करवाना चाहता है, क्योंकि एक जो महिला होती है, ठीक है, उसका शादी के बाद में पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका पति होता है, ठीक है। और जब पति की जान खतरे में थी, ठीक है, तो इसने ये सूचना बताओ किसको पहुंचा दी? राव मालदेव को। लेकिन दोस्तों राव मालदेव इस चीज को उल्टी लेता है, ये पहले ही भी उम्मादे से जो है हम यूं कह सकते हैं कि दूरी बना रहा था, और जैसे ही पता चला कि इसका पिता भी मेरी हत्या करना चाहता है तो ये उम्मादे को कहता है कि उम्मादे एक काम कर, तू जैसलमेर रहना, अब यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है और तू यहाँ मत आना प्लीज, उधर ही तेरा जो है तेरे पिता के साथ में रह, क्योंकि तेरा पिता जब मेरे को मारने की सोच सकता है, ठीक है, तेरा सुहाग उजाड़ने की वो सोच सकता है, ठीक है, तो फिर वो ससुर किस काम का, ठीक है, तो उधर ही रहे। लेकिन उमा देवी की बोले ऐसे कैसे उधर रहूंगी मैं तो आऊं, ठीक है, सुबह 11 वाली बस में आऊं, और उमा दे 11 वाली बस में बैठ के कहाँ गई? मारवाड़ा गई, मेहरानगढ़ दुर्ग में रहने लगी। लेकिन जो मालदेव था वो उम्मादे से अच्छे से बातें नहीं करता है, ठीक है, मुंह सुजाए सुजाए इधर से इधर फिरता है, और इस बात से जो उम्मादे थी वो नाराज हो गई कि मैं तो अपने पिता को छोड़ के, ठीक है, और आपके पास में आई हूँ और आप जो है वो मेरे से यूं रूट रूट के जो फिरने लगे हो, ठीक है। और पहले राव मालदेव और उम्मादे एक दूसरे से अच्छा प्रेम करते थे, और एक चीज आपको भी पता होगा, ठीक है, जहां प्रेम होता है वहां लड़ाई भी होती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो राव मालदेव को उम्मादे जाते जाते एक चीज कहती है कि तू लड़ता क्यों है मुझसे सनम, तू लड़ता क्यों है मुझसे सनम, तेरे जुदा होने के गम से मैं डर जाती हूं, तू गुस्सा होता है तो डांट लिया कर, तेरी चुप्पी से तो मैं मर ही जाती हूं। लेकिन मालदेव ने कहा है ये शायरी वायरी हटा है, मेरे को कोई नहीं सुनना, ठीक है, मैं तेरे से नहीं बोलूंगा, तू चाहे तो जैसलमेर जा सकती है। लेकिन उमा देवी जो है वो एक बहुत हम यूं कह सकते हैं कि रेस्पेक्टेड लेडी थी, उसने कहा कि जैसलमेर तो नहीं जाऊंगी, अपने पीहर में तो नहीं जाऊंगी, ससुराल में तो रहने नहीं देगा, कोई बात नहीं। और उमा दे जो अपना है बोरी बिस्तर उठाती है दोस्तों, और ये सीधा अजमेर आ जाती है। उस समय अजमेर भी मालदेव के कब्जे का ही था, और अजमेर में एक दुर्ग तारागढ़ दुर्ग, इसकी तलहटी में एक छोटा सा महल बना हुआ था, उसमें वो रहने लगी थी अकेली, और अपना जीवन वहीं पर वो व्यापन करने लगी थी। और उमा दे राव मालदेव से रूठ कर आई थी, इसलिए इस महल का नाम जो है वो रूठी रानी का महल हो गया था। लेकिन दोस्तों ये बात है 1544 की, जब राव मालदेव ने अपनी रियासत के चारों तरफ खूब सारे दुश्मन कर लिए थे, चाहे वो बीकानेर का कल्याणमल हो या मेड़ता का बीरमदेव हो,
ठीक है, या कोई से भी राजा हो, सिवना का डूंगर सिंह, जालोर का सिकंदर खान, सबको युद्ध के मैदान में मात देने के बाद में ये राजस्थान के पूरे राजा हिंदुस्तान के शासक सिकंदर लोदी शेरशाह सूरी के पास जाते हैं और राव मालदेव की जो है वो शेरशाह सूरी को जाकर ये बोलते हैं कि राव मालदेव इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो एक दिन तेरे दिल्ली पर आक्रमण करेगा और दिल्ली पर अधिकार करेगा, क्योंकि उसके दो सेनापति है, जेता और कुंपा मजबूत स्तंभ है, इसलिए शेरशाह सूरी तू पहले ही मारवाड़ पर क्या कर दे, आक्रमण। तो उधर से शेरशाह सूरी गिरी सुमेल का युद्ध करने की तैयारी में बन बैठा। अब राव मालदेव को एक चिंता सताने लगी, लड़ाई हो गई कोई बात नहीं, रूठ कर चली गई, लेकिन है तो पत्नी। तो फिर राव मालदेव ने दिमाग लगाया कि शेरशाह सूरी को यदि पता चला कि राव मालदेव की पत्नी तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में रूठ कर रहती है, तो वो कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी को प्रताड़ित करे, ठीक है, या उसको दंडित करे, इससे पहले ही मैं उसको मेहरानगढ़ बुला लूंगा। तो शेरशाह सूरी के गिरी सुमेल युद्ध के डर से दोस्तों राव मालदेव एक व्यक्ति को मनाने के लिए, इस राव उमादे को मनाने के लिए एक व्यक्ति को तारागढ़ दुर्ग भेजता है। देखिएगा उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों ईश्वरदास बारठ। ईश्वरदास बारठ, या इसको ईश्वरदास बारठ भी कहते हैं, बाड़मेर के ये रहने वाले थे ईश्वरदास बारठ जी। इनको मनाने के लिए भेजा। राव मालदेव ने कहा उमादे को कि उमादे चल वापस मेहरानगढ़ दुर्ग, राव मालदेव ने तुझे बुलाया है। बोले अभी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले मारवाड़ पर आक्रमण होने वाला है शेरशाह सूरी का, ठीक है, और आपकी जान को खतरा है, ठीक है, इसलिए आपको राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग बुलाया है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उमादे जो है वो काफी मशक्कत के बाद में ईश्वरदास बारठ के साथ में मेहरानगढ़ दुर्ग आने के लिए एग्री हुई थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उमादे मालदेव की मुख्य रानी थी और मुख्य रानी की अनुपस्थिति में जो बाकी रानियां थी उनको जो इज्जत और ओहदा मिलता था वो पूरा उमादे का मिलता था। अब बाकी रानियों को यह टेंशन होने लगी थी कि यदि ये ईश्वरदास बारठ उमादे को मनाकर लेकर आ गया तो अपनी इज्जत कम हो जाएगी, महारानी वापस आ रही है तो वो पूरी रेस्पेक्ट, वो पूरा ओहदा उसको मिलने लगेगा। इसलिए जो मेहरानगढ़ दुर्ग में बाकी रानियां ठहरी हुई थी, ठीक है, उन्होंने भी एक अपना प्रतिनिधि तैयार किया। बोले ये तो लेके आएगा लेकिन तेरे को वापस भगाना है। दोस्तों उसका नाम था आशा बारठ। आशा बारठ, ये आशा बारठ ईश्वरदास बारठ का भतीजा ही था। ये दोनों चाचा भतीजे थे, ये चाचा था और ये भतीजा था, दोनों बाड़मेर के रहने वाले थे, ठीक है। तो जैसे ही उमादे मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर आकर अपने रथ से उतरती है, वैसे ही आशा बारठ उसको आकर कहता है कि उमादे आ गई वापस। तो उमादे ने पूछा कि आप कौन? बोले मैं जो तेरे को लेकर आया ना उसका भतीजा हूं और मेरे को आशा बारठ के नाम से जानते हैं। तो उमादे ने कहा कि हाँ भाई बोलो। तो इस आशा बारठ ने दोस्तों डिंगल भाषा में एक दोहा सुनाया, मान रखे तो तीव तज, तीव रखे तो मान, दो गवंद बंद ना सके एकन खूटे ठाण। ये डिंगल भाषा का दोहा था, आपके समझ में नहीं आएगा लेकिन इसका एक सिंपल सा अर्थ है, मान रखे तो तीव तज, तीव रखे तो मान तज, कि अगर तू तेरी रूठ कर गई थी तो वापस क्यों आई? अगर तू तेरे उस मान पे, उस इज्जत पे रहना चाहती थी कि नहीं मैं तो रूठ कर, क्योंकि एक बार आदमी कोई रूठ कर चला जाता है, ठीक है, तो फिर उसको एटीट्यूड में रहे तो रूठ कर ही रहना चाहिए, वापस क्यों आई? ठीक है। फिर कहा दो गवंद बंध ना सके एकन खूंटे ठाण। बोले तूने तो वो बात कर दी कि दो गायें एक खूंटे और एक ठाण पर, बताओ कभी बंध सकती है क्या? नहीं। और ये दोहा उमादे को इतना बुरा लगा कि उमादे मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश ही नहीं करती है और वापस, ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग से निकल जाती है। लेकिन इस बार वो तारागढ़ दुर्ग में नहीं गई, ठीक है। और इस बार दोस्तों उमादे का एक पुत्र था गोद लिया हुआ जिसका नाम था राम। उस राम को साथ में लेकर यहीं जोधपुर के आसपास में रहने लगी थी, यहीं पर उमादे अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। और इसके बाद में वो वापस कभी भी मेहरानगढ़ दुर्ग की तरफ आंख भी उठाकर उसने नहीं देखा था। और जब 1567 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु होती है उस समय उमादे आती है और अपने पति के साथ में सती होकर अपने पतिव्रता धर्म का परिचय देती है। ये दोस्तों रूठी रानी उमादे का इतिहास रहा था जो रूठी रानी के महल से संबंधित है। और यहाँ से कुछ प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, जल्दी से लीजिएगा।
दोस्तों ये आज हमने रूठी रानी के महलों के बारे में पढ़ा था। अब देखिएगा जो रूठी रानी के महल थे, इसके पश्चात दोस्तों जो राजस्थान के प्रमुख महल है उनमें एक महल आता है और उस महल का नाम है सिलीसेड महल। बताओ कौन सा महल है? सिलीसेड महल। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सिलीसेड महल राजस्थान में किस जगह पर स्थित है? बताओ सिलीसेड महल राजस्थान में किस जगह पर स्थित है? तो दोस्तों सिलीसेड महल अलवर में स्थित है। बताओ सिलीसेड महल राजस्थान में कहां स्थित है? अलवर में। इसके निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य रहा था और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? देखिएगा दोस्तों अलवर में एक झील पड़ती है और इस झील का नाम है सिलीसेड झील। ये देखिएगा दोस्तों अलवर में एक झील है और बताओ उस झील का नाम क्या है? सिलीसेड झील। बताओ इस झील का नाम क्या है? सिलीसेड झील। देखिएगा इसको अच्छे से समझने के लिए अपने को अलवर के इतिहास के ऊपर एक हल्की सी नजर लगानी पड़ेगी। वो कैसे? देखिएगा अलवर के इतिहास में एक राजा बने थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। बताओ अलवर के इतिहास में राजा कौन बने जिनका नाम क्या था? बख्तावर सिंह था, या इसको बख्ता राव के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इस बख्ता राव सिंह की या बख्तावर सिंह की एक पासवान हुआ करती थी जिसका नाम था मूसी महारानी। मूसी महारानी पासवान उस लेडी को कहा जाता है जो राजा की उप पत्नी होती है। अब आप ये मत सोचना कि पत्नी भी उप होती है, कि बिल्कुल होती है। पहले राजाओं की खूब सारी पत्नियां हुआ करती थी, तो कुछ मेन महारानियां होती थी और कुछ उप पत्नियां हुआ करती थी। बख्तावर सिंह और मूसी महारानी अलवर के इतिहास में हम सभी इनको जानते हैं। और दोस्तों इस बख्तावर सिंह का जो पुत्र था उसका नाम था विनय सिंह। बताओ बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम क्या था? विनय सिंह था। और इस विनय सिंह का विवाह जिस महारानी के साथ हुआ था उस महारानी का नाम था शीला देवी। बताओ क्या नाम था? शीला देवी था। अब दोस्तों जब बख्तावर सिंह की मृत्यु होती है तो उस समय जो बख्तावर सिंह की मुख्य रानियां होती है वो सब सती होने से मना कर देती है, क्योंकि इस समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की चर्चाएं हो रही थी। तो बख्तावर सिंह की जितनी भी रानियां थी उन्होंने बख्तावर सिंह के साथ सती होने से मना कर दिया। अब बताओ अगर किसी राजा के साथ में रानियां सती नहीं होगी तो उस राजघराने का नाक कटने जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये तो मर गया, इसके चू तो सती हो या मत हो। अब टेंशन किसको हो रही थी? विनय सिंह को। ठीक है, तो विनय सिंह अपनी माताओं को समझाता है लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं होती है। ठीक है, तो इसको मासूम सा देखकर मूसी महारानी उसके पास जाती है जो एक पासवान थी। और पासवान राजा के साथ में सती हो या नहीं हो कोई अनिवार्य नहीं था, लेकिन मुख्य रानियों को और महारानियों को सती होना अनिवार्य था। अब देखिएगा ये मूसी गई और विनय सिंह को कहा कि विनय सिंह क्या प्रॉब्लम है, तूने मुंह ऐसे क्यों कर रखा है? बोला अब क्या करूं, देख ये प्रॉब्लम है। तो फिर मूसी ने कहा कि देख मैं हूं तो पासवान, लेकिन तेरी इज्जत के लिए मैं तेरे पिता के साथ में और मेरे पति के साथ में सती होने को रेडी हूं। और इस मूसी महारानी ने बख्तावर सिंह के साथ में सती होकर अलवर के राजघराने की नाक बचाई थी, ऐसा कहा जाता है। विनय सिंह इससे प्रभावित हुआ और मूसी महारानी की स्मृति में अलवर में एक किला है बाला किला, उस बाला किले के पीछे एक छतरी का निर्माण करवाया था जिसको मूसी महारानी की छतरी या 80 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो मूसी महारानी के लिए विनय सिंह ने एक छतरी बनाई, 80 खंभों की छतरी। इस चीज को लेकर शीला देवी नाराज हो गई, बोले आपने अपनी सौतेली माता के लिए एक छतरी का निर्माण करवा दिया, वो भी उसमें 80 खंभे लगवा दिए, उसके ऊपर रामायण और महाभारत के चित्र बनवा दिए और मैं आपके सामने लाइव बैठी हूं, मेरे लिए कुछ नहीं करवा सकते क्या? तो फिर विनय सिंह ने कहा यार एक काम कर, तू परेशान मत कर, मैं तेरे लिए भी कोई ना कोई छतरी का निर्माण करवा दूंगा। तो शीला देवी ने कहा कि ओ हेलो पागल मत बना, मेरे को छतरी का निर्माण तो जो मर जाता है उसके लिए होता है, मैं तो तेरे सामने जिंदी हूं। तो फिर विनय सिंह ने कहा ठीक है, एक झील है और उस झील का नाम आज से तेरे नाम पर कर देते हैं। तो इस झील का नाम सिलीसेड झील हुआ। लेकिन शीला देवी ने कहा कि नहीं, मेरे लिए कम से कम 2 चीजें तो होनी चाहिए। फिर इसके पश्चात दोस्तों जो अलवर के महाराजा थे विनय सिंह जी, उन्होंने अपनी रानी शीला देवी की स्मृति में एक सुंदर से महल का निर्माण करवाया था सिलीसेड झील के किनारे। सफेद संगमरमर से यह निर्मित है और शीला देवी की याद में इस महल का निर्माण करवाया गया था, या शीला देवी के लिए, इसलिए दोस्तों इसे सिलीसेड महल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा,
और सिलीसेड महल पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है, ध्यान रखिएगा, सफेद संगमरमर से निर्मित है। और आपसे पूछे कि बताओ सिलीसेड महल का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों इस महल का निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए, अपनी रानी शीला देवी के लिए इस महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये सिलीसेड महल था और इससे जुड़ी कुछ रोचक तथ्य थे। आज हमने दो महलों के बारे में पढ़ा है। मंडे को लाइव कक्षा होगी जिसमें अपन कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, अब हर कंटिन्यू रूप से राजस्थान पुलिस के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए जो कृष्णा एकेडमी का यूट्यूब चैनल है वो आपको लाइव कक्षा देने वाला है। धन्यवाद।